के चरणों में मैं सादर प्रणाम करता हूँ। ओम। प्रातःकाल की इस पावन बेला में सोशल मीडिया शिविर में पवित्र भारत भूमि के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए सभी देशभक्त भाई बहनों का मैं पतंजलि योगपीठ के पावन प्रांगण में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मानव, परिवार, समाज एवं राष्ट्र में व्याप्त शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक एवं आध्यात्मिक विकृतियों को जड़ से नष्ट करने हेतु अपना सर्वस्व दांव पर लगाने वाले युग पुरुष, युग पुरोधा, योग ऋषि परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में मैं आप सभी राष्ट्रवादी भाई बहनों की ओर से वंदन करता हूँ, शत शत प्रणाम करता हूँ। आज की इस सुप्रभात बेला में प्रत्येक योग सत्र की भांति आज के योग सत्र का शुभारंभ भी दीप प्रज्वलन से करते हुए मैं सादर आमंत्रित करता हूं बहन शालिनी अग्रवाल जी, जो कि वीडियो ट्रांसक्रिप्शन है यानी वीडियो को सुनकर लिखने का कार्य कर रही हैं। भाई संजय जोशी जी, जो भारत स्वाभिमान ऑफिशियल वेबसाइट ऑपरेटर व डिजाइनर हैं। भाई विकास कुमार जी, जो कि वीडियो व ग्राफिक के माध्यम से प्रचार प्रसार निरंतर करते आ रहे हैं। भाई आशीष चौधरी जी, जो युवा भारत का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। भाई चंद्रशेखर तिवारी जी, जो कि मुख्य वेबसाइट व निर्माण में सहयोग दे रहे हैं। भाई रामेश्वर आर जी, जो कि फेसबुक द्वारा प्रचार प्रसार निरंतर करते आ रहे हैं। साथ ही मैं आशीर्वाद की बुलाना चाहूँगा भाई रमन भारतीय जी, जो कि पेशे से पत्रकार हैं। भाई मनीष भारतीय जी, जो कि इंटरनेट के माध्यम से अनेकों प्रकार से प्रचार प्रसार करते आ रहे हैं। भाई संजय गुप्ता जी, जो कि पेशे से सीए हैं, पीलीभीत से हैं। भाई अजय कुमार जी, सेवावर्ती भाई दिनेश जी और सुनीता जी। साथ ही यहाँ पे संस्थान में रहकर सोशल मीडिया का कार्य देख रहे सेवावर्ती भाई सुजान जी। हमारी 1,96,8,53,114 वर्ष पुरानी संस्कृति और सभ्यता इस बात की साक्षी है कि जब जब विकृतियां अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची हैं, तब तब माँ भारती ने अपनी पवित्र कोख से ऐसे वीर साहसी संतानों को जन्म दिया, जिन्होंने न केवल इसको समूल नष्ट किया, अपितु इस सृष्टि में उत्कृष्टता का उदाहरण प्रस्तुत किया। वर्तमान समय में जब यह राष्ट्र पूंजीवाद, भोगवाद, सामंतवाद, भ्रष्टाचार, व्यभिचार के अंधेरे में डूब रहा था एवं विदेशी कंपनियों के आर्थिक षड्यंत्रों के मकड़जाल में फंसा हुआ था तथा उलझकर डूबने की कगार पर था, तब ईश्वर की असीम अनुकंपा से परम पूज्य स्वामी जी महाराज एवं श्रद्धेय आचार्य श्री जी का अवतरण इस भारत भूमि पर हुआ। योग से व्यक्ति, समाज और राष्ट्र का पुनरुत्थान तथा स्वदेशी के अभियान से इस राष्ट्र को हम पुनः आर्थिक महाशक्ति बनाने के संकल्प के साथ आइए अब चलते हैं परम पूज्य स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में, जहाँ योग की अविरल धारा हम सभी के लिए प्रतीक्षारत है। ओम। बहुत बहुत आशीर्वाद भैरव जी का। और आइए सब सीधे बैठ जाते हैं। पूर्ण शांत चित्त होकर के, प्रशांत चित्त होकर के इस व्यष्टि और समष्टि में जो एक अलौकिक अदृश्य शक्ति कार्य कर रही है, उसी की ज्योति से आलोकित है जीवन और जगत। लंबा गहरा श्वास भर करके उसी अदृश्य अलौकिक आध्यात्मिक शक्ति से, ज्योति से हम भी ज्ञान पाते हैं, प्रकाश पाते हैं। लंबा श्वास गहरा करते हुए पावन ओंकार का उद्घोष करते हैं। ओ
भुवस्सः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनौ भवतु सहनौ भुनक्तु। तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। स्थिर सुखम आसनम। योगाभ्यास के लिए स्थिरता पूर्वक सुख पूर्वक जिस आसन में बैठ सके वह प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि और जीवन के समग्र रूपांतरण के लिए बहुत जरूरी है। दो आसन बहुत सहज हम कर सकते हैं। बायां पैर नीचे, दाहिना उसके ऊपर, एड़ी पर एड़ी, टखने पर टखना, पंजा एक दूसरी पिंडली और जंघा के बीच में। ये सुखासन है, सिद्धासन। इस पोज में अक्सर जिनका शरीर थोड़ा हल्का वो बैठ सकते हैं, ऐसे नहीं तो फिर ऐसे बैठ जाते हैं। तो सिद्धासन या सुखासन में, ये सिद्धासन है, पैर पूरे नहीं मुड़ पा रहे तो ऐसे बैठ गए, ये सुखासन है। सिद्धासन या सुखासन में बैठ गए, दोनों हाथों को एक मुद्रा विशेष में रख लिया। ये ध्यान मुद्रा है। पहली अंगुली और अंगुष्ठ के अग्र भाग को मिला दिया, इससे मन अपने आप शांत हो जाता है। ये वायु मुद्रा है। इसमें बैठने मात्र से जोड़ों का दर्द दूर होता है। जिनको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम रहती है, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम रहती है, युवावस्था में ये समस्या कम रहती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो 25-30 साल में पहुंचते पहुंचते गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम, फिर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन, फ्रोजन शोल्डर, फिर जॉइंट पेन, बॉडी में स्टिफनेस, ये बढ़ने लगती है। तो ये वायु मुद्रा। शून्य मुद्रा जिनको कान के रोग हो, ये पृथ्वी मुद्रा जो ओवरवेट अंडरवेट्स है उनके लिए, ये वरुण मुद्रा जिनको किडनी की प्रॉब्लम हो उनके लिए, ये शक्ति मुद्रा जिनका शरीर बहुत कमजोर है, बॉडी की वीकनेस के लिए, और ये अपान मुद्रा होती है। इसमें ऐसे बैठने मात्र से ही मन पूरी तरह से शांत हो जाता है और बॉडी की जो टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, नेगेटिव एनर्जी है वो रिलीज होने लगती है। तो ये मल्टीपल प्रॉब्लम्स के लिए, बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए ये अपान मुद्रा है। तो ध्यान मुद्रा, अपान मुद्रा, वायु मुद्रा, जिस भी मुद्रा को आप अपने आरोग्य के लिए आवश्यक समझते हैं उसमें बैठ गए। और बैठने का तरीका बताया महर्षि पतंजलि ने। स्थिरता पूर्वक सुख पूर्वक बैठे, स्थिर सुखम आसनम, इसकी संज्ञा आसन है। और प्रयत्न शैथिल्य, प्रयत्न को शिथिल कर दे। अपने फोरहेड भाग को, अपने मस्तिष्क को ढीला छोड़ दे, आंखों को, चेहरे को शिथिल कर दे। ऐसे ही गर्दन की मांसपेशियों को, कंधों को, मेरुदंड को ढीला नहीं छोड़ना। ऐसे नहीं बैठना, ऐसे नहीं बैठना। मेरुदंड को शिथिल नहीं करना है, बाकी शरीर को शिथिल करना है। कंधों को, भुजाओं को, कोहनियों को, कलाइयों को, हाथों की अंगुलियों को, पूरे हाथ को ढीला छोड़ दिया, कंधों को भी ढीला छोड़ दिया।
अब ढीला छोड़ दे अपने वक्षस्थल को, फेफड़ों को, हृदय को, पेट की मांसपेशियों को, पेड़ू भाग को, और इसी तरह से फिर पैर की मांसपेशियों को, थाई को, बटक्स को, हिप्स को ढीला छोड़ देते हैं, जंघाओं को, घुटनों को, पिंडलियों को, पैर की अंगुलियों को, अंगूठों को, पूरे शरीर को शिथिल कर दिया। ये स्ट्रेस को रिलीज करने का भी वैज्ञानिक मार्ग है, एक साइंटिफिक वे है स्ट्रेस फ्री होने के लिए। एक फिजिकल स्ट्रेस होता है, एक मेंटल स्ट्रेस होता है। फिजिकल स्ट्रेस जैसे हम शरीर को शिथिल करते हैं, ढीला छोड़ते हैं, तनाव मुक्त अनुभव करते हैं, ऐसे ही हम देखते हैं कि शरीर के स्तर पर तनाव कम हो जाता है। तनाव यद्यपि मस्तिष्क में पैदा होता है, जब प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसिटियस, फास्ट, डोपामिन आदि हार्मोन्स का सिक्रेशन बढ़ जाता है। उसका परिणाम यह होता है कि हमारे मस्तिष्क में और शरीर में एक बेचैनी से होने लगती है। अब मन को भी तनाव मुक्त करने के लिए श्वासों पर मन को टिका दें और प्राणायाम का प्रारंभ कर दें। लंबा गहरा श्वास बने, डायफ्रामेटिक डीप ब्रीदिंग। फेफड़ों से लेकर के और यहाँ डायफ्राम तक लंबा गहरा श्वास भरते हैं, छोड़ते हैं, प्राण पर केंद्रित हो जाते हैं। प्राण ही इस शरीर की मुख्य शक्ति है। जब वो निकल जाता है तब शरीर की मृत्यु हो जाती है। इसलिए जीवन का अर्थ ही महर्षि पाणिनि ने किया, जीव प्राण धारणे। और प्राण में जीवनीय शक्ति तो है ही। इसके आगे जब शोध किया प्राण की शक्ति के ऊपर हमारे पूर्व ऋषि मुनियों ने, तब ये पाया कि ये प्राण दिव्यता का संवाहक है, दिव्य शक्तियों का संवाहक है। प्राण में सारी दिव्य शक्तियां सन्निहित है। प्राण में औषधीय शक्ति है। ऐसे 5 मिनट अब रोज करना है प्राणायाम। फेफड़ों के लिए, हृदय के लिए, शरीर की एक एक कोशिका को ऊर्जान्वित करने के लिए, एक एक सेल, टिश्यू, ऑर्गन, इंटरनल सिस्टम से लेकर के, ऑर्गन से लेकर के, अंतःस्रावी ग्रंथियों से लेकर के पूरे शरीर तंत्र को, एक एक कोशिका, उत्तक, अवयवों से लेकर के पूरे शरीर तंत्र को शक्ति प्रदान करता है भस्त्रिका प्राणायाम। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए, लाइफ मैनेजमेंट के लिए, अपने प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, ज्यादा क्रिएटिव होने के लिए, लाइफ में राइट डिसीजन लेने के लिए, हमेशा पॉजिटिव रहने के लिए, ये प्राण विद्या, ये योग विद्या बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। भस्त्रिका प्राणायाम ऐसे
सहजता के साथ करना, बहुत जोर से नहीं करना। अत्यंत वेग पूर्वक करने से तनाव आ जाता है शरीर में। हमें तो तनाव मुक्त होना है। ये 5 मिनट भस्त्रिका ऐसे करना, तो इससे शरीर को ऊर्जा मिलेगी, एक एक कोशिका को शक्ति मिलेगी। 5 प्राण होते हैं हमारे शरीर में। कंठ से ऊपर जो शरीर में वायु काम करता है उसकी संज्ञा, उसका नाम उदान है। कंठ से हृदय तक जो शरीर में वायु काम करता है इसका प्राण नाम है, प्राण संज्ञा इसकी। हृदय से नाभि तक समान, नाभि से नीचे अपान, और पूरे शरीर के नस नाड़ियों में जो सारे प्राणों को जोड़ता है एक साथ, वो व्यान। ये 5 प्राण हैं। 5 उपप्राण है, नाग कूर्म कृकर देवदत्त धनंजय। 5 कोश है इसमें, इस शरीर में, अन्नमय, प्राणमय, विज्ञानमय, आनंदमय। तो अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, इनको सबल करता है प्राण। भस्त्रिका के बाद कपालभाति करेंगे। 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगना है। ये राइट मेथड है कपालभाति का। कुछ लोग 120 स्ट्रोक लगाते हैं, उससे स्ट्रेस बढ़ जाता है, उससे ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है, और जिनको उच्च रक्तचाप और हृदय रोग होता है उनके लिए ये नुकसानदेह हो सकता है। लेकिन यदि 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगाते हैं तो यह आरोग्य के लिए बहुत अच्छा है, जरूरी है। तो मैं कह रहा था अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोश, 5 कोश, 5 प्राण, 5 कोश, 5 ही तो तत्व हैं, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश, जिससे ये पिंड और ब्रह्मांड, बॉडी और यूनिवर्स फॉर्म हुआ, बना है। अब स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए और स्ट्रेस मैनेज के साथ साथ लाइफ मैनेजमेंट के लिए ये कपालभाति प्राणायाम, डिजीज को मेंटेन करने के लिए तो जरूरी है ही। मेडिकल साइंस में कोलेस्ट्रॉल को, बीपी को, शुगर को मैनेज करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन्स ली जाती है। हम कहते हैं आपको 99% दवाइयों की आवश्यकता ही नहीं है। 99% दवाइयां गैर जरूरी है। 99% जो परीक्षण किए जा रहे हैं, सैकड़ों रुपए से परीक्षण शुरू होते हैं। ब्लड का टेस्ट हो रहा है, फिर एक्सरे हो रहे हैं, अल्ट्रासाउंड हो रहा है, एमआरआई हो रही है, सीटी स्कैन हो रहा है, एंजियोग्राफी हो रही है, बायोप्सी हो रही है, छोटी सी कोई गांठ है, अरे लाइपोमा है, अब इसमें कैंसर से नहीं होती है। पहले कोई भी गांठ यद्यपि बेनाइन होती है, मैलिग्नेंट होने में तो बहुत वक्त लगता है, लेकिन यदि आप प्राणायाम करें तो कैसी भी गांठ हो खत्म हो जाती है ना अपने आप ही। मैं कह रहा था ब्लड टेस्ट से लेकर के बायोप्सी के टेस्ट तक बहुत तरह के परीक्षण है। अनावश्यक दवा, अनावश्यक परीक्षण, दवाओं के नाम से, उपचार के नाम से ऐसे अत्याचार के चक्रव्यूह में व्यक्ति फंस जाता है। जैसे जैसे दवा करते जाते हैं तो उन दवाओं के साइड इफेक्ट्स और फिर डिजीज की कॉम्प्लिकेशंस, मरने पर ही पीछा छूटता है इस पूरे चक्रव्यूह से। तो योग से आपके भीतर के चक्र जागृत होते हैं। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, हृदय, विशुद्धि, आज्ञा, बिंदु चक्र और सहस्रार। अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानाम पूरयोध्या।
तस्याम हिरण्ययः कोशाः स्वर्गो ज्योतिषावृताः। लय के साथ करें, श्वासों पर पूरी तन्मयता, एक लयबद्धता, एक तानता, एक रूपता, तादात्म्य भाव, पूरी तरह से अपने आप को प्राणों पर केंद्रित कर दें। तन की शक्ति, मन की शक्ति, प्राण की शक्ति, आत्मा और परमात्मा की शक्ति से आप जुड़ते चले जाएंगे। आपके तन में, आपके मन में, आपके प्राण में, आत्मा में अपरिमित शक्ति, ज्ञान, सामर्थ्य और उसका मूल स्रोत भगवान। गॉड इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ नॉलेज, पावर, पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड प्योरिटी। ज्ञान, शक्ति, शांति, ऊर्जा, आनंद का मूल स्रोत भगवान है। हम सुख का निषेध नहीं कर रहे हैं। हम तो जो थोड़ा थोड़ा सुख पाते, इसके स्थान पर अखंड शाश्वत नित्य सुख की बात करते। यही योग है, यही अध्यात्म है, यही भारतीय धर्म, दर्शन, संस्कृति और सभ्यता का मूल मंत्र है। शाश्वत सुख पाओ, जिसको पाकर के तृप्त हो जाते हैं। कपालभाति करते करते मैं बता रहा था, शरीर की सबसे छोटी इकाई, बॉडी की सेल से लेकर के, स्टेम सेल से लेकर के पूरा सिस्टम, सेल, टिश्यू, फिर डिफरेंट ऑर्गन्स, फिर रिप्रोडक्टिव, सर्कुलेटरी, नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, हाइपोथैलेमस, ऑटोनमस सिस्टम, इस सबको आपको बैलेंस करना है। एक एक सेल के स्ट्रक्चर से लेकर के, उसके जीन्स, क्रोमोसोम्स से, डीएनए से लेकर के पूरे उसके स्ट्रक्चर को, कैरेक्टर को करेक्ट करना है। तो ये प्राण उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। इसके ऊपर हमने एक्सपीरियंस किया है, साइंटिफिक स्टडी की है, और फिर कंक्लूजन तक हम पहुंचे कि कपालभाति कर लिया जाए तो फिर एक एक कोशिका से लेकर के संपूर्ण शरीर तंत्र हमारा ठीक रहता है। एक एक सेल से लेकर के पूरा सिस्टम हमारा संतुलित रहता है, बैलेंस रहता है। इसलिए हम कहते हैं ये रोगियों के लिए चिकित्सा पद्धति है योग। उनके लिए सेल्फ हीलिंग का ये साइंटिफिक वे है योग प्राणायाम। जो निरोगी है, जिनको कोई रोग नहीं है, उनके लिए ये साइंटिफिक वे है, वैज्ञानिक मार्ग है जीवन को जीने का। ये जीवन पद्धति है, वे ऑफ लाइफ है, आर्ट ऑफ लिविंग है योग विद्या। और योगियों के लिए ये सेल्फ रियलाइजेशन का, सेल्फ विक्ट्री का, सेल्फ विजडम का, सेल्फ डिसिप्लिन का, ये दिव्य जन्म का, डिवाइन बर्थ, डिवाइन लाइफ का माध्यम है योग। आपके भीतर ही दिव्यता है, आपके भीतर ही शक्ति है। हम सब चीजों को बाहर तलाशते हैं, यह हमारा ज्ञान है। लय के साथ करते रहे, नॉन स्टॉप। रोज नहीं करते थे तो 5 मिनट पहले करें, फिर धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाएं।
मेरुदंड सीधा ही रहे, एक तन्मयता के साथ करते रहे। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए, लाइफ मैनेजमेंट के लिए बहुत जरूरी है योग। रोग क्या है जिनसे सारी दुनिया परेशान है? 100 में से 99 आदमी बीमार है। किसी के बाल बहुत झड़ते हैं, किसी के बाल असमय में सफेद हो जाते हैं, किसी का तो सर ही पूरा गंजा हो जाता है। डीजनरेशन हुआ। माथे की कोशिकाओं में, स्कल सेल्स में डीजनरेशन हुआ, वहां ऑक्सीजन की सप्लाई कम हुई तो क्या हुआ? बाल उड़ने लगे। ऐसे ही बालों की समस्या, स्ट्रेस, मैंने कहा ये तो एक बड़ी बीमारी का रूप ले चुका है। स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेज। प्रज्ञा पराधो ही सर्वरोगाणाम कारणम। हम जो अनुभव करते हैं वो तनाव का परिणाम है। एंजाइटी, घबराहट, अवसाद, डिप्रेशन, इंसोम्निया, नींद नहीं आना, माथे पर पसीना आना, होठों पर पसीने आ जाते हैं, बेचैनी, घबराहट होने लगती है, कुछ अच्छा नहीं लगता है, नेगेटिव थॉट्स चलते रहते हैं, किसी भी काम में लॉजिकल कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाते हैं, ठीक से डिसीजन, निर्णय नहीं ले पाते हैं, उल्टे पुल्टे निर्णय होते रहते हैं, कुछ उल्टा पुल्टा सोचते रहते हैं, बस जो मन में आया वही खा लिया, जो मन में आया वही कर लिया, जब जी में आई तब उठ गए, जब जी में आई तब सो गए क्या, सोने की इच्छा की लेकिन नींद ही नहीं आई। ये सब क्या है? स्ट्रेस के परिणाम है। घबराहट होने के साथ साथ फिर भूख नहीं लगती अच्छे से, गैस बनती है, कॉन्स्टिपेशन होता है। तनाव से आंतों पर प्रभाव पड़ता है, लीवर पर, किडनी पर प्रभाव पड़ता है, हार्ट पर प्रभाव पड़ता है, फेफड़ों पर, हड्डियों पर प्रभाव पड़ता है, खून पर प्रभाव पड़ता है। गांव के भी साधारण आदमी कहते भाई ये तो सूखा जा रहा है चिंता में, चिंता चिता समान। हमारे खून से लेकर के रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र तक सेक्सुअल डिसऑर्डर्स तनाव से होते हैं। पूरे शरीर पर प्रभाव पड़ता है तनाव का। तो ये तनाव का प्रभाव है, परिणाम है। तनाव है क्या? तनाव है प्रोलैक्टिन, कॉर्टिसोल, एसिटियस आदि हार्मोन्स का बढ़ जाना। तो जैसे आप प्राणायाम करते हैं ना तो स्ट्रेस रिलीज हो जाता है, अर्थात प्रोलैक्टिन डाउन आ जाता है, कॉर्टिसोल, एसिटियस डाउन आ जाता है, 5S डोपामिन आदि हार्मोन्स का बैलेंस हो जाता है, ब्रेन केमिकल्स का बैलेंस हो जाता है। T3, T4, TSH का बैलेंस हो जाता है। इतना ही नहीं, SGOT, SGPT, बिलिरुबिन का बैलेंस हो जाता है, क्रिएटिनिन लेवल आपका बैलेंस में आ जाता है, वेट बैलेंस में रहता है, बीपी, शुगर, सब कुछ बैलेंस में रहेगा। आप खुश कब रहते हैं? जब आपका एंडोर्फिन लेवल बढ़ा हुआ होता है, जब आप गुस्सा नहीं होता है, जब प्रोलैक्टिन, कॉर्टिसोल, एसिटियस बढ़ा हुआ नहीं होता, तब आप खुश रहते हैं। तो हमें ये पता ही नहीं रहता है कि हम दुखी क्यों हैं, हमें पता ही नहीं लगता है कि हम खुश क्यों हैं। तो हम तनाव तनाव बोलते रहते हैं, हमको तनाव का ही नहीं पता होता है कि तनाव है क्या। अक्सर लोग तनाव का परिणाम जानते हैं, तनाव के कारण से जो हो रहा है उसको अनुभव करते हैं, उसको एक्सपीरियंस करते हैं। लेकिन ये तनाव क्या है, इसको मैंने देखा सामान्य लोगों की तो बात क्या, जो पढ़े लिखे लोग, और उसमें भी जो बड़े बड़े साइंटिस्ट और खास करके डॉक्टर्स को भी बहुतों को ही नहीं पता होता कि तनाव क्यों होता है। और इसलिए तनाव की आज तक कोई दवाई भी नहीं खोज पाए। बाकी सब चीजों को मेंटेन करने के लिए मेडिसिन है, लेकिन स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए कोई मेडिसिन ही नहीं। उसके लिए ये कपालभाति ऐसे निरंतरता के साथ करो
और कितने भयंकर अवसाद, अक्यूट डिप्रेशन, यहां तक कि सिजोफ्रेनिया तक हमने ठीक किया है। किससे? प्राणायाम से। और मैं अब इसके फिजिकल बेनिफिट्स की थोड़ी सी बात करता हूं। जब आप ये प्राणायाम करेंगे तो अपने आप आपका शरीर कैसा हो जाएगा? उभरी हुई भुजाएं, उभरा हुआ सीना, सिकुड़ा हुआ पेट, कसी हुई कमर, सबको एक आइडियल बॉडी चाहिए, आइडियल लाइफ, आइडियल कैरेक्टर, आदर्श जीवन, आदर्श चरित्र, आदर्श शरीर सबको चाहिए। तो प्राणायाम करेंगे तो अपने आप शरीर खुद को नियंत्रित करेगा प्राण के द्वारा। इसका 15 मिनट का अभ्यास तनाव मुक्त स्वस्थ जीवन के लिए, स्वस्थ चित्त के लिए, प्रशांत चित्त के लिए जरूरी है। यह आपको निष्कर्ष बता दिया है। इसका पूरा मैकेनिज्म, इसका पूरा प्रोसीजर, उसके ऊपर हमने साइंटिफिक स्टडियां की है, शोध किए, और प्राणायाम की सेफ प्रैक्टिस को लेकर के पूरी दुनिया में यदि कहीं पर शोध हुआ है तो पतंजलि योगपीठ है। देखो, अब प्राणायाम तो कुछ भी कर रहे हैं, अब ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ये भी प्राणायाम है, ये भी प्राणायाम है, ये भी प्राणायाम है, ये भी प्राणायाम है, कुछ भी कर लें आप, ये भी प्राणायाम है, ये भी प्राणायाम हो रहा है। और भी कुछ हाथ ऊपर नीचे उठा करके कर रहे हैं, कुछ ऊपर ऊपर उठ के कर रहे हैं, ऐसे भी करते हैं लोग, खुद पूरे ऊपर नीचे हो जाते हैं। क्या कर रहे हैं? अरे प्राणायाम कर रहे हैं। भाई ये क्या है? न तो उसकी जो है साइंटिफिक उसका मेथड उनको पता है, ना उसकी सेफ प्रैक्टिस। अब जैसे वेट कम करना है तो हार्मलेस वेट लॉस होना चाहिए, फिर प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए। अब जैसे प्राणायाम कर रहे हैं, बीपी नहीं बढ़ना चाहिए, शुगर नहीं बढ़ना चाहिए, जब बढ़ा हुआ है कम होना चाहिए। अब यदि ऐसे करेगा कोई, पांच मिनट कोई कर लेगा ना, यदि बीपी का पेशेंट है तो बीपी शूट अप हो जाएगा और हो सकता है पूरा ही शूट हो जाए। ये अब सेफ प्रैक्टिस, साइंटिफिक प्रैक्टिस वो किससे होगी? वो अब इसके ऊपर हमने अध्ययन किया, शोध किया, अनुसंधान किया इसके ऊपर। योगपीठ में पूरी एक साइंटिफिक लैब है योग के ऊपर रिसर्च करने के लिए। उसमें जितने भी मॉडल मेडिकल साइंस में इक्विपमेंट्स बनाए गए हैं चीज़ों का मापन करने के लिए, ब्रेन से लेकर के हार्ट से लेकर के बॉडी के अलग अलग प्रकार के जो परीक्षण किए जाते हैं, उन सब के लिए मशीनें वहीं बैठा करके प्राणायाम कराते हैं, भस्त्रिका कराते हैं, कपालभाति कराते हैं, अनुलोम विलोम कराते हैं, फिर उसका मापन करते हैं कि इसका प्रभाव क्या पड़ता है, क्यों करें हम। अब जैसे कोई भी व्यक्ति बात करता है किसी भी चीज के लिए तो एक सिद्धांत होता है, लाभ का सिद्धांत, बेनिफिट चाहिए। जैसे आप आंदोलन कर रहे हैं तो इससे बेनिफिट क्या होगा? इस आंदोलन से बेनिफिट यह होगा कि करीब 1000 से लेकर के 1.5 लाख करोड़ रुपए जो इन भ्रष्ट बेईमान गद्दार लोगों ने जो लूटा है उसको हम वापस लौटाएंगे देश को, यह बेनिफिट होगा। इसलिए हम ये आंदोलन कर रहे हैं। हम ये करप्शन के खिलाफ क्यों जंग लड़ रहे हैं? क्योंकि इस भ्रष्टाचार के कारण से आम आदमी का तो जीना मुश्किल हो ही गया है। बिना दाम के कोई काम नहीं होता। वो तो एक बड़ी बात है ही कि आप जन्म प्रमाण पत्र लेने के लिए जाते हैं, मृत्यु प्रमाण पत्र लेने के लिए जाते हैं। आदमी पैदा हो गया लेकिन जन्म प्रमाण पत्र नहीं दे रहे, वो पैदा हुआ माना ही नहीं जा रहा है। किसी का बापू मर गया, वो सर्टिफिकेट लेने के लिए जा रहा है, डेथ सर्टिफिकेट मिलता ही नहीं। अरे भाई मर गया उसका तो दे दो। ये मुर्दों के नाम से भी खाते हैं जिंदों का तो खाते ही। तो स्कूल के एडमिशन से लेकर के, बर्थ सर्टिफिकेट से लेकर के, डेथ सर्टिफिकेट से लेकर के, आप कोई भी एनओसी लेने के लिए चले जाइए, किसी भी काम के लिए, दुकान आपकी, आप एनओसी लेने के लिए जाए, स्कूल बना रहे हैं, कॉलेज बना रहे हैं, बहुत पवित्र काम कर रहे हैं, बोले आपको
स्कूल बनाने की, कॉलेज बनाने की, इंडस्ट्री बनाने की अनुमति ही नहीं देंगे, एनओसी नहीं देंगे, और दे दी तो उसके बाद में अड़चन अड़ाएंगे, क्योंकि 40-50 प्रकार के आपको एनओसी चाहिए कोई इंडस्ट्री चलाने की। माने दूसरे देशों के लोग कहते हैं आप हमारे यहां पर जो है पूंजी लेकर के आइए, हमारे यहां पर इंडस्ट्री लगाइए, और हमारे यहां जो भी काम करने वाले हैं उनके सरकार हाथ धोकर के पीछे पड़े, भागो यहां से। हमें भी कहा कि भागो यहां से। हमने कहा तुम्हारी छाती पर ही दाल दलेंगे, और इस देश में जो तुमने पाप किया है, देश के साथ धोखा किया है, देश के साथ में तुमने गद्दारी की है, आप लोग इसको पहुंचाइए लोगों तक। यही तो आपका क्या काम है, सोशल मीडिया का क्या काम है? अब क्या काम करेंगे? लोगों को ये बताएंगे कि देश के अंदर जो ब्लैक मनी सो तो है ही है, अनअकाउंटेड मनी तो है ही है, अनलिमिटेड इस देश के अंदर सोर्स, अनलिमिटेड पावर, अनलिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज, अनलिमिटेड नॉलेज, इस देश के अंदर प्रतिभा से लेकर के संपत्ति, संपदा, सब कुछ अनलिमिटेड है, लेकिन पता नहीं है लोगों को। न देह की शक्ति का बोध है, न देश की शक्ति का बोध है, न तन न वतन की शक्ति का बोध है। उसको तो हमें बताना है। तो मैं कह रहा था प्राणायाम क्यों करना, लोगों के मन में प्रश्न पैदा होता है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई क्यों लड़ना, देश बचाने के लिए क्यों जरूरी है ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई? अब तक जो लूटा सो तो लूटा, आगे नहीं बचाए तो और लूट देंगे, बेच देंगे पूरे हिंदुस्तान को। कमो बेच, वैसे तो बेच ही दिया, जल जंगल जमीन भू समता पूरा हिंदुस्तान नीलाम कर दिया इन लोगों ने, लेकिन आगे अभी भी बहुत कुछ बचा हुआ है बचाने के लिए। तो काले धन के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, इस भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ, जिसके कारण से ये सोशल एंड इकोनॉमिकल इंबैलेंस हुआ, जैसे भीतर इंबैलेंस होता है ना, बीपी का, शुगर का, वीट का, प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसिटियस का, उससे बीमारियां पैदा होती हैं। तो समाज की बीमारियों की का क्या है, इंबैलेंस है। बस ये सोशल एंड इकोनॉमिकल इंबैलेंस खत्म कर दीजिए, गैर बराबरी खत्म हो जाएगी। 125 करोड़ लोगों की ताकत को 125 लोगों ने चुरा लिया है, बस उनसे वापस छीनना है। कभी भी कोई चीज मांगने से नहीं मिलती, छीनना पड़ता है अपना हक, और उसके लिए लड़ना पड़ता है, उसके लिए शहादत, बलिदान, कुर्बानी भी देनी पड़ती है। थोड़ा सा कपालभाति कर लीजिए। मैं बात कर रहा था बेनिफिट की, तो इसके तो इतने बेनिफिट्स हैं, मैं कहूंगा सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों, माने अनलिमिटेड बेनिफिट्स हैं। क्या है? एक एक व्यक्ति में जो अपरिमित ज्ञान है, शक्ति है, ऊर्जा जागृत हो जाती है, तो मानव महामानव बन जाता है। भगवान राम भी तो हमारे ही जैसे थे। जिन महापुरुषों के चित्र हम अपने घरों में लगाते हैं, सब महापुरुष हमारे जैसे थे। भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव, हनुमान जी, गौतम, कणाद, जैमिनी, कपिल, पाणिनि, पतंजलि, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद, योगेश्वर अरविंद, आइंस्टीन, सब हमारे जैसे थे। न्यूटन हमारे जैसे थे। बड़ी बड़ी दुनिया में जिन्होंने क्रांतियां की हैं किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो प्रोफेट मोहम्मद साहब थे, पैगंबर यीशु मसीह थे, जितने भी लोग, चाहे वो लेनिन थे, मार्क्स थे, स्टालिन थे, अलग अलग क्षेत्रों में, मैं किसी की जो है क्रांति का समर्थन या विरोध नहीं कर रहा हूं, किसी ने कुछ भी बड़ा काम किया, एक एक व्यक्ति में अपरिमित शक्ति। कितनी शक्ति? एक पिंड में उतनी शक्ति जितनी इस ब्रह्मांड में। इसलिए एक एक व्यक्ति यदि जागृत हो जाए, हम योग के द्वारा यही काम कर रहे हैं, एक एक जागृत आदमी तैयार कर रहे हैं, और एक जागा हुआ व्यक्ति हजारों, लाखों, करोड़ों को जगा सकता है। यह है योग का काम। बाकी जो योग से बीपी, शुगर ठीक होना, ये स्ट्रेस फ्री होना, लाइफ मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये तो ठीक है ही, पूरी तरह से जागृत कर देना। तो कपालभाति पूरा हुआ, अब बाह्य प्राणायाम करेंगे। देखो इसके बेनिफिट्स और आपको पता ही है, आप इतनी बार सुन चुके हैं और इसका एक्सपीरियंस हमने किया है। देखो, एक होती है पढ़ी पढ़ाई बात को कहना, सुनी सुनाई बात को कहना, उसमें भी सच हो सकता है, लेकिन वो उस सच का अनुभव किसी और ने किया।
जैसे किसी ने कहा नीम कड़वा होता है, लेकिन जब तक मैंने नहीं खाया तब मेरे लिए वो सुनी हुई बात है, वो पढ़ी हुई बात है। एक होता है एक्सपीरियंस करना। तो हमने नीम खा करके देखा है, करेला आंवला खा के देखा है, इसलिए हम जड़ी बूटियों के बारे में बात। हमने प्राणायाम करके देखा खुद और फिर करवाया। जिनको मोटापा था, जिनको बीपी था, जिनको शुगर था, जिनको कैंसर था, और उसको फिर हमने एक्सपीरियंस किया, उसके ऊपर साइंटिफिक एविडेंस हमने जुटाए, प्राणायाम करने के पहले बाद में टेस्ट किए। ये तो एक साइंटिफिक एविडेंस कहलाता है कि हमने प्राणायाम करने के पहले और प्राणायाम करने के बाद वेट चेक किया, बीपी शुगर ये सब चेक किया। फिर एक होता है साइंटिफिक स्टडी, जिसको क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल बोलते हैं मेडिकल साइंस में, वो हमने किए और इस निष्कर्ष पर पहुंचे। आज तक पूरी दुनिया में स्ट्रेस, मैंने कहा ना प्रोलैक्टिन कार्टिसोल एसिडिटी के ऊपर कोई दवाई बनी ही नहीं। हमने इसके ऊपर एक 9 दिन का कैंप रखा, लखनऊ में रखा था वो कैंप, उसमें कंट्रोल ट्रायल की, एक से प्राणायाम करवाया, एक से नहीं करवाया, खाना वही दिया, एनवायरमेंट वही दिया। जिन लोगों ने प्राणायाम नहीं किया, खाना कंट्रोल किया, तो वेट तो कंट्रोल आ गया उनका। इसके लिए खाने के ऊपर, खाना जो है इसका वेट से बड़ा संबंध है, क्योंकि जो हम खाते हैं वही तो हमारे उससे बनता है। लेकिन ये जो स्ट्रेस हार्मोन्स है, प्रोलैक्टिन कार्टिसोल एसिडिटी, ये प्राणायाम करने वालों के ही कम हुए। ऐसे बहुत से परीक्षण किए हमने। जैसे लेप्टिन लेवल होता है, मोटापा उससे बढ़ता है, क्योंकि उससे खाने के लिए आदमी बहुत क्रेजी रहता है, उसको मतलब बहुत हवस रहती है खाने की। तो लेप्टिन लेवल एक्सरसाइज से कम नहीं होता, घूमने से कम नहीं होता, ये प्राणायाम से कम होता है। ऐसे कितने शोध किए हैं, खैर उनकी बात और बाद में करेंगे। मैं आज बात कर रहा था लाइफ मैनेजमेंट की, स्ट्रेस मैनेजमेंट की, और ये सबके लिए जरूरी है। मैंने कहा ऊपर से नीचे तक, किसी को मस्तिष्क की समस्या है, किसी को फिर आंखों की समस्या है, कैटरेक्ट, ग्लूकोमा, फिर आंखों की दृष्टि कम हो रही है। कौन ऐसा है जो कहे कि मुझे कोई बीमारी नहीं है? आंखों पर चश्मा आ गया, और यंगस्टर्स को आजकल तो 5-10 साल के बच्चों को चश्मा आ जाता है। फिर नाक बंद है, दोनों नाक खुले ही नहीं रहते, छोटे छोटे बच्चों के नाक बंद है, मुंह खोल के सांस लेते रहते हैं। मैंने कहा बेटे नाक से सांस ले, मुझे समझ आता ही नहीं है। छोटे छोटे बच्चों के नाक में कफ जमा हुआ है, नाक की बीमारी, फायरिया की बीमारी, दांत की बीमारी, फिर थायराइड की बीमारी, फेफड़े की बीमारी, स्काफ, एलर्जी, सर्दी, जुकाम, बुखार, फिर अलग अलग पूरे शरीर में सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन, ये दर्द, ये दुखता है। और कंप्यूटर पर काम करते हैं तो ये दुखने लग जाते हैं, ये सूक्ष्म है, मुश्किलें करवा। फिर लीवर की, किडनी की, हार्ट की, क्या प्रॉब्लम, गैस्ट्रिक की, इंडाइजेशन की, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला की, कोलाइटिस की, पेनक्रियाटाइटिस की, डायबिटीज की, सब बीमारियां, सोरेसिस की, स्किन की प्रॉब्लम, हड्डियों की, खून कम है, क्या क्या प्रॉब्लम नहीं है, कोई ना कोई प्रॉब्लम, हीमोग्लोबिन की कमी है। आपके जीवन में कोई कमी ना हो, माने शरीर आपका पूरा तंदुरुस्त रहे और आपका मन खुश रहे, जागते भी मन खुश रहे, और रात को सपने भी आए तो खुशी के आए। कुछ लोग जीते जी भी, जागते हुए भी दुखी और रात को भी दुखी हो रहे हैं, भाग रहे हैं आगे आगे, पीछे शेर भाग रहा है, हाथी भाग रहा है, कोई चोर पीछे पड़ गया है, कोई और पीछे पड़ गया है, पीछे पड़ गई है, रात को भी भाग रहे हैं, दिन में भी भाग रहे हैं, आदमी को चैन ही नहीं है। योग करोगे एक तो खुश रहोगे, 24 घंटा खुश रहना चाहिए। मेरे से बोले पापा जी आप खुश रहने के लिए आप लाइफ को एंटरटेन कैसे करते हो, एंजॉय कैसे करते हो? मैंने कहा मैं कभी दुखी दिखाई दिया तुम्हें? हमेशा खुश रहो। आप सैर सपाटे पर क्यों जाते हैं? जो कुछ करते हैं एक दूसरे से क्यों मिलते हैं? खुश रहने के लिए, मिलना जुलना खुश रहने के लिए, घूमना फिरना खुश रहने के लिए, खाना पीना खुश रहने के लिए। अच्छी चीजें खाने पीने के साथ फिर उल्टी उल्टी चीजें खाते हैं कि शायद उससे खुश हो जाएंगे। बीड़ी पीते हैं, दारू पीते हैं, गुटखा खाते हैं, स्मैक लेते हैं, फिर पता नहीं क्या क्या खाते हैं। खाना पीना, घूमना फिरना, देखना सुनना, ये सब किसके लिए? खुशियों के लिए। जो योग करता है ना उसको अपने भीतर से सारी खुशियां मिल जाती है, वो सबसे ज्यादा खुश रहता है। तो आपको लाइफ को एंटरटेन करना है तो योग से करो ना, खुश रहोगे। कपालभाति, इसके बाद बाह्य प्राणायाम।
जितना हो जाए। सांस को बाहर छोड़ करके बाहर रोक दिया, और बाहर रोक करके ना फिर 3 बंद लगाते हैं। नाभि से नीचे वाले भाग को खींच के रखते हैं, इसको मूल बंद कहते हैं। फिर पेट को खींच के रखा, ये उद्यान बंद हो गया। गले को टाइट करके और यूं थोड़ी को कंठकूप में लगा दिए, उद्यान बंद हो गया। 3 बंद, जिससे जितना हो पाए करने की कोशिश कर लेना। इसको 3, 5, 7, 11 बार से लेकर के 21 बार तक कर सकते हैं, जिसको जितना करना। ऊर्ध्वरेता होने के लिए, अंतः शक्तियों को जगाने के लिए, अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय शक्तियों को पाने के लिए योग किया जाता है। योग का सामान्य लाभ तो यह है कि उससे हमारा भौतिक जीवन अच्छा होता है, उससे आध्यात्मिक अतीन्द्रिय शक्तियां, अतीन्द्रिय ज्ञान की उपलब्धि होती है। ये बड़ी बात है। इसलिए जो योग का ज्ञान है ना, ये ज्ञान विज्ञान से भी आगे पराविज्ञान है। एक होता है ज्ञान, एक होता है विज्ञान, एक होता है पराविज्ञान, बियॉन्ड द साइंस। इसलिए अभी हम जिस धरातल पर जी रहे हैं, उस जीवन उससे आगे भी बहुत है। जैसे ये वर्तमान जो हम जीवन जी रहे हैं, ये ज्ञान है। ये जीवन कैसे चल रहा है, इसके ऊपर जो शोध किए जाते हैं, विज्ञान है। लेकिन इस जीवन से पहले भी जीवन था, इस जीवन के बाद भी जीवन होगा। ये सत्य हमारे पूर्वजों ने अनुभव किया। ये है पराविज्ञान, ये है पराविद्या। तो ये योग विद्या बड़ी ऊंची विद्या है। बाह्य प्राणायाम ऐसे 3 से 5 बार कर लेना। ये ना हो पाए तो अग्निसार। श्वास को बाहर छोड़ के बाहर रोक दिया, बाहर रोक करके और फिर पेट को अंदर खींचा और ढीला छोड़ा, पूरी सहजता के साथ। अब जिनका थोड़ा पेट मोटा है ना, उनको थोड़ी दिक्कत होती है। वो पेट हिलाने लगते हैं तो पूरे हिलने लगते हैं, क्योंकि बीच में से कुछ निकलता ही नहीं। आपका आपके शरीर के एक एक कोशिका से लेकर के पूरे शरीर पर कंट्रोल होना चाहिए। जब चाहे तब शरीर को नियंत्रित कर सके, जैसे चाहे वैसे चला सके अपने शरीर, अपनी इंद्रियों, मन को। दूसरों को कंट्रोल करने में बड़ा मजा आता है। मेरी बीवी मेरे कंट्रोल में रहती है, मेरे हस्बैंड का मैं रोज बैंड बजाती हूँ। खैर, मेरे पति को, पत्नी को कंट्रोल करने में, किसी नौकर को कंट्रोल कर लें, और कहीं और कोई कंट्रोलिंग पावर आ जाती है किसी संस्थान में, किसी इंस्टीट्यूशन में, तो हम बड़े खुश होते हैं। तो भाई अपने ऊपर कंट्रोल करो। इसलिए मैं कहता हूँ
जो दूसरों को जीत करके खुशियां मनाते हैं वो साधारण लोग हैं, और योगी दूसरों पर विजय नहीं, योगी अपने ऊपर विजय पाता है। और जो आत्म विजेता होता है वो विश्व विजेता होता है। आत्म विजेता होगा ना वही विश्व विजेता बन पाएगा। आत्म विजय, ये विश्व विजय के लिए तो ये बड़ा ऊंचा विज्ञान है। फिर ये जब अग्निसार क्रिया ठीक हो जाएगी तो एक नोली क्रिया होती है, उसमें सांस को बाहर छोड़ देते हैं, पेट को अंदर खींच लेते हैं, साइड से अंदर खींचा, बीसी ढीला छोड़ दी। आपने भी किया ना? थोड़ा सा वक्त लगेगा ना, कंट्रोलिंग पावर आएगी। फिर एक उज्जाई होता है गले और थायराइड के लिए, गले को टाइट करके श्वास को अंदर भर रहा है। वो धीरे धीरे छोड़ना चाहिए। पूरी दुनिया में कहा जाता है कि थायराइड क्योर नहीं होता है। देखो, कोई आपसे पूछे, आप क्योंकि जो है आप संस्था के रिप्रेजेंटेटिव हो, आपसे कोई किस बारे में बात करेगा? योग के बारे में बात करेगा, आयुर्वेद के बारे में बात करेगा, आंदोलन के बारे में बात करेगा, संस्थान के बारे में बात करेगा, हमारे बारे में बात करेगा। फिर जिन मुद्दों की हम बात कर रहे हैं उन कालेधन, भ्रष्टाचार, व्यवस्था परिवर्तन के मुद्दों के बारे में बात करेगा। तो मैं आप सबको ये चाहता हूं कि आप योग, आयुर्वेद से लेकर के और देश से जुड़े हुए हर मुद्दे के ऊपर बहुत प्रामाणिक जानकारी रखें और लोगों का भ्रम दूर करें। आज देश सोया हुआ है, क्यों? अज्ञान के कारण से देश सोया हुआ है। लोग जो है जितने जागरूक होने चाहिए उतने नहीं है, अज्ञान के कारण से, अभाव, लाचारी, बेबसी के कारण से लोग सोए हुए हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, भय से, प्रलोभन से, अनेक तरीकों के कारण से लोग या तो सो गए हैं या सुला दिए गए हैं, दबे हुए हैं या दबा दिए गए हैं। उन सबको जगाना है। तो ये अलग अलग तरह का ज्ञान आपको होना चाहिए। तो उसमें एक ज्ञान ये बता रहा था मैं, योग वाला। जैसे योग के क्षेत्र में सबसे बड़े दो काम क्या हुए पतंजलि योगपीठ की ओर से? एक तो ये कि योग जो कुछ बड़े लोगों तक सीमित था, उसको मास तक पतंजलि योगपीठ ने पहुंचा दिया। आज दुनिया के 700 करोड़ लोग कमोबेश योग से परिचित है। उसका जो बेसिक नॉलेज है वो। फिर अगली बात क्या हुआ योग से कि सारी दुनिया योग की तरफ आकर्षित हुई। तो जो मेडिकल साइंस से नहीं हुआ वो योग से हमने किया। इसलिए हम कहते हैं जहां मॉडर्न मेडिकल साइंस की हदें खत्म हो जाती है वहां से योग शुरू होता है। कैसे? मॉडर्न मेडिकल साइंस ने कहा कि डीजनरेट हुए सेल्स को आप रीजनरेट नहीं कर सकते। बड़े कंक्लूजन की बात कर रहा हूं मैं, साइंटिफिक कंक्लूजन की बात कर रहा हूं योग के क्षेत्र में। क्या मॉडर्न मेडिकल साइंस ने कहा बॉडी के डीजनरेट हुए सेल्स को रीजनरेट नहीं कर सकते। मॉडर्न मेडिकल साइंस ने कहा कि बीमारियों को आप कंट्रोल कर सकते हैं, क्योर नहीं कर सकते। अब ये दोनों ही चीजों में हमने उल्टा कर दिया, मेडिकल साइंस का ही शीर्षासन करा दिया। वो क्या हुआ? डीजनरेट हुए आंखों के सेल। चलो अब उज्जाई के बाद वो अनुलोम विलोम, वो यहीं से काम शुरू करता है अपना। अनुलोम विलोम कर लो,
देखो ऐसे वायु मुद्रा में बैठ के करना बहुत अच्छा होगा। ऐसे पहले उंगली को अंगुष्ठ की मूल में ऐसे रख लिया, 3 अंगुलियां सीधी, दाएं नाक से को बंद करके बाएं से शुरू किया। बायां ठंडा है, दायां गर्म है, बायां चंद्र दाहिना सूर्य स्वर है। ये स्वर विज्ञान है, बहुत गहरा संबंध है इसका हमारे शरीर के साथ, हमारी इंद्रियों मन के साथ, जीवन के साथ। बाएं से श्वास लिया, दाएं से छोड़ दिया। दाएं से लिया, बाएं से छोड़ दिया। रुकना नहीं, लगातार करना, धीरे धीरे करना, जोर से नहीं करना, फोर्सफुली नहीं करना। सहजता से करना, यही है सहज योग। पूरे जीवन को ही सहजता से जिए, ये जीवन का योग है। जीवन मुक्त होकर के, उच्च चेतना से युक्त होकर के जीवन को जीना है। कोई रुकेगा नहीं, लगातार करते रहो, कंटिन्यूअस, कम से कम 5 मिनट्स आपको करना है। योग करते करते हम जिस निष्कर्ष पर पहुंचे उसकी मैं बात कर रहा था, जिस वैज्ञानिक निष्कर्ष पर, साइंटिफिक कंक्लूजन पर हम पहुंचे उसकी बात कर रहा था। योग को हमने साइंटिफिक कंक्लूजन तक पहुंचाया है। ऐसे इस काले धन, भ्रष्टाचार और व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई को भी साइंटिफिक कंक्लूजन तक पहुंचाना है हमको, है ना। ये अनुलोम विलोम करते रहो, करो करो करो। इसके बारे में पहली वाली बात पूरी कर लेता हूं। डीजनरेट हो गए थे आंखों के सेल, तो चश्मा आ गया था, कैटरेक्ट हो गया था, ग्लूकोमा आ गया था। आंखों का प्रेशर बढ़ गया, इसको ग्लूकोमा कहते हैं। आंख के अंदर एक झिल्ली जम जाती है, उसको कैटरेक्ट बोलते हैं। आंखों की शक्ति कम पड़ जाती है, माने आंखों के सेल डीजनरेट हो जाते हैं। ऑप्टिकल नाव से लेकर के, आंखों के लेंस से लेकर के, आंखों की पुतलियों से लेकर के, आंखों में कहीं पर भी डिजनरेशन था। यहां तक कि किसी को तो आंखों में अल्सर हो गया था, उसको हमने ठीक किया। आंखों का डिजनरेशन, ब्रेन सेल्स का डिजनरेशन, सबसे पहले पेशेंट हमारे डॉक्टर ही थे दिल्ली के। स्किन सेल में डिजनरेशन, स्किन सेल्स में डिजनरेशन होता है, इसको बोलते हैं सोराइसिस। बोन सेल में डिजनरेशन होता है, इसको बोलते हैं आर्थराइटिस। पहले ऑस्टियोपेनिया, बाद में ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपेनिया ऑस्टियोपोरोसिस के बाद में आर्थराइटिस, रिमेटॉइड आर्थराइटिस। इससे हड्डियों में डिजनरेशन हो गया। हमने आंखों के सेल्स का डिजनरेशन, ब्रेन के सेल्स का डिजनरेशन, बोन्स के सेल्स का डिजनरेशन, ब्लड सेल्स का डिजनरेशन, माइनर थैलेसीमिया के पेशेंट्स हमने अच्छे कर दिए। पेनक्रियास के सेल्स का डिजनरेशन, लंग सेल्स का डिजनरेशन, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस ठीक किया, लंग फाइब्रोसिस हमने क्योर किया। और हार्ट का डिजनरेशन, हार्ट में अनुलोम विलोम करते रहो, रुकना नहीं है 5 मिनट से पहले। हार्ट की सेल्स में डिजनरेशन हुआ तो क्या हुआ, इंजेक्शन फैक्शन कम हो गया, उसमें फिर उनको पेस मेकर लगाना पड़ता है, वो हटवा दिया हमने लोगों को, जरूरत ही नहीं पड़ी, डालना ही नहीं पड़ा। जिनका डाला हुआ था वो 2-4 साल में खराब हो जाता है, उनको दोबारा डालना नहीं पड़ा। हमने इस योग में ये बात की कि हार्ट के डिजनरेट हुए सेल्स को रीजनरेट कर दिया, अर्थात इंजेक्शन फ्रैक्शन की प्रॉब्लम दूर हो गई, कोलेटरल आर्टरी खुद तैयार हो गई, और जो ब्लॉक आर्टरी थी वो ओपन हो गई। लीवर में डिजनरेशन खत्म कर दिया, हेपेटाइटिस क्योर कर दिया, पेनक्रियाटाइटिस क्योर हो गया, सोराइसिस, आर्थराइटिस क्योर हो गया,
किडनी के सेल्स में डिजेनरेशन होने से क्रिएटिनिन लेवल बढ़कर के 10, 12, 14 तक जिनका पहुंच गया था उनका 1.5 तक आ गया। ये बड़ी बातें थी। हाँ, अनुलोम विलोम करो, थोड़ा लगातार करो करो करो, कुछ तो 2-3 मिनट में थक जाते हैं, थोड़ा लगातार देखो, ऐसे करो, धीरे 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 धीरे, ऐसे धीरे लिया, धीरे छोड़ा। ये स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए, बीपी के मैनेजमेंट के लिए भी जरूरी है। ये न्यूरो प्रॉब्लम्स के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए जरूरी है। सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, हाइपोथैलेमस सिस्टम को, ऑटोनोमस सिस्टम को बैलेंस करने के लिए जरूरी है। हमने SLA-MS ऑटोइम्यून डिजीज को ठीक किया भैया, अनुलोम विलोम से आधा घंटा करा के। पैरालिसिस में डिजेनरेट हो गए थे, नस नाड़ियों की कोशिकाएं डिजेनरेट हो जाती है, अनुलोम विलोम का आधा घंटा करा करके हमने पैरालिसिस के पेशेंट को क्योर कर दिया। अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत जबरदस्त। तो हमने 2 काम किए, डिजेनरेट हुए सेल्स को रीजनरेट किया, और जिन डिजीज को कंट्रोल करने की बात की जा रही थी, थायराइड की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम, सोरायसिस की प्रॉब्लम, हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम, कोलाइटिस की प्रॉब्लम, इन सब, लंग फाइब्रोसिस की प्रॉब्लम, इनको हमने क्योर कर दिया, कैंसर तक को क्योर कर दिया। ये बड़ी बात थी। 2 बड़े साइंटिफिक कंक्लूजन की मैंने बात की। एक, कंट्रोल करने वाली डिजीज जिनको बोला जा रहा था, चिकित्सा विज्ञान के नाम पर अज्ञान फैलाया जा रहा था। डिजेनरेट हुए सेल रीजनरेट नहीं होते, बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योर नहीं कर सकते। रुक जा, 5 मिनट पूरा किया करो, ठीक है? दोनों हाथ सामने खोल लो, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। ये तो बॉडी को रिलैक्स करने के लिए। देखो 2 तरह का स्ट्रेस है ना, मैंने कहा, एक तो फिजिकल, एक मेंटल स्ट्रेस। ये फिजिकल स्ट्रेस को कम करने के लिए एक एक अंग को ढीला भी छोड़ते हैं, एक्सरसाइज भी करते जाते हैं और उसको रिलैक्स कर देते हैं। तो अब ये तो मैंने बात की, अब लाइफ मैनेजमेंट के लिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए, डिजीज को मैनेजमेंट करने के लिए, और इससे आगे मैंने बात की भाई। और अब आपने देखा होगा, कोई भी डॉक्टर ये कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाता कि योग बकवास है, आयुर्वेद बकवास है, भारतीय संस्कृति बकवास है। क्यों? क्योंकि अब उनको जवाब देने के लिए हमने 1-2 नहीं, लाखों करोड़ों आदमी तैयार कर दिए। वही लोग जवाब देते थे सामने, बोलो डॉक्टर साहब आप ये बात नहीं कर सकते। मुझे मोटापा था, मैंने ठीक किया। मेरे भाई को बीपी था, मेरी माँ को शुगर की प्रॉब्लम थी, मेरी सहेली को थायराइड की प्रॉब्लम थी, उसको ये बीमारियां थी, उसकी ये ठीक होगी, उसका हेपेटाइटिस ठीक हो गया। अब योग का प्रमाण कहीं मांगने की जरूरत नहीं है, उसका प्रमाण हर गली मोहल्ले, हर घर में, हर देश में मिलता है। मैं पूरी दुनिया में कहीं पर जाता हूं, वहीं पर लोग मिल जाते हैं। बाबा जी मेरा तो अस्थमा क्योर हो गया, मेरा तो इनहेलर जो लेना बंद हो गया, मेरी तो बीपी की दवाइयां बंद हो गई, मेरी तो थायराइड की गोलियां बंद हो गई, मेरा तो हेपेटाइटिस ठीक हो गया, मेरा तो कोलाइटिस ठीक हो गया, मेरा तो इजेक्शन इन्फेक्शन ठीक हो गया, मेरा तो कैंसर ठीक हो गया। अब ये पूरी दुनिया में प्रमाण मिल जाएंगे आपको। फिर कुछ पाखंडी लोग आ गए, उन्होंने फिर जो लोग जो हमारे पास तो इसके पूरे साइंटिफिक एविडेंस थे, फिर लोगों ने क्या बोले, मैंने रसगुल्ले खाए, मैंने गुलाब जामुन खाए, गोलगप्पे खाए, मेरी किस्मत जाग गई। फिर वो कृपा का कारोबार शुरू हो गया और दूसरे ढोंग पाखंड शुरू हो गए। जो योग शिविरों में लोग लाभ बता रहे थे, लोगों ने, हिंदुस्तान में अज्ञान बहुत है ना, उसका फायदा उठाया। तो क्या किया, लोगों ने झूठ बोलना शुरू कर दिया। हमने जो कहा उसके, आज तक हमारे पास में जितने भी लोगों ने कहा ना कि मेरी ये प्रॉब्लम ठीक हुई, उसके हम रिकॉर्ड लेते हैं पहले, उसके बाद ही जो है उसका इंटरव्यू करवाते हैं, अथवा उसकी प्रतिक्रिया लेते हैं, उसका रिएक्शन लेते हैं, उसके एक्सपीरियंस को हम सार्वजनिक करते हैं। बिना साइंटिफिक एविडेंस के हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ते। अब जैसे योग, आयुर्वेद और स्वदेशी के आंदोलन को हमने एक कंक्लूजन तक पहुंचाया है। हमने बातें नहीं की योग की, आयुर्वेद की, स्वदेशी की। योग, आयुर्वेद, स्वदेशी, वैदिक ज्ञान, ग्रामोद्योग, गौशाला और गौमूत्र पर आधारित खेती, पशुपालन, ये सब आज हमने करके दिखाया है। आज योग, आयुर्वेद, स्वदेशी का यदि कोई महातीर्थ है तो पतंजलि योगपीठ है, और उसको जमीन पर उतारा है, सपनों को आकार दिया है। हमने खाली काल्पनिक बातें नहीं की है। सपने तो बहुत सुहाने लगते हैं, कोई भी ले सकता है, सोते सोते क्या, जागते हुए भी ले सकता है।
बहुत से लोग सपनों में शादी कर लेते हैं। आजकल शादी भी बहुत बड़ी समस्या हो गई। एक छोरा 42 साल का होगा, उसका ब्याह ही नहीं हो रहा। एक तो होता है ब्रह्मचारी, अपनी इच्छा से शादी ना कराना, जैसे हम लोगों ने नहीं करवाई। एक होता है रंडवा। रंडवा जिस गांव में रहेगा गांव को दुखी करेगा, रंडवे के हाथ में देश दे दिया तो देश दुखी हो जाएगा। देखो ये बड़ी साइंटिफिक बात है भाई। खैर, आप इस बात पर इतने क्यों हंसे? तो योग, आयुर्वेद और स्वदेशी की मुहिम को हमने एक कंक्लूजन तक पहुंचाया। आप लोगों को मैं कुछ ऐसे सूत्र देने वाला हूं, बस उनको आप फैला देना। आपको करीब 100 बात बताऊंगा। कितनी? उन 100 बातों को आप 100 सवा 100 समझ लेना। 100 सवा 100 बातों को 100 सवा 100 करोड़ हिंदुस्तानियों तक पहुंचा देना। सारे लोग अपने आप इस पाप से और इन पापियों से ऐसे घृणा करने लगेंगे, अपने आप ही देश खड़ा हो जाएगा। बहुत कुछ देखो, अंगुलियों को अंगूठों को आगे पीछे दबा लो। कुछ खास बात कह रहा हूं। हमने कभी भी कोई नॉन साइंटिफिक बात नहीं की है। योग आयुर्वेद के बारे में बात की, स्वदेशी के बारे में बात की, ग्रामोद्योग के बारे में बात की, हमने गो आधारित खेती की बात की, खाद की बात की, कीट नियंत्रकों की बात की। तो आप सब कुछ आपको यहां जमीन पर देखने को मिलेगा। हमने खाली जो है कोई भी हमने बात की तो हमने उस बात को प्रामाणिकता के साथ कहा। अब हमने चाहे किसी का नाम नहीं लिया जाए, लेकिन हमने जो बात कही, ये आप इसलिए हंसे क्योंकि सबको पता है। जो हकीकत है उसका तो सबको पता है ना। अब काले धन के बारे में हमने बात की तो साइंटिफिक वे में बात की। आपको हमारे सपनों का भारत सबको दे दी गई है पुस्तक? नहीं दी है तो मिल जाएगी, आ रही है शायद। हाँ, तो हमने काले धन के बारे में बात की तो साइंटिफिक बात की है। प्रोफेसर कैल्डोर ने एस्टिमेट किया ब्लैक मनी हमारी जीडीपी के अंदर, तो उसने कहा 2 से 4% है। 1955-56 की बात है। फिर 1970 में वांचू कमेटी ने कहा कि नहीं, अब तो ये जो है 7% हो गया है। फिर 1981-82 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी, उन्होंने जब एस्टिमेट किया तो कहा कि अब तो ये 17-18 से लेकर के 21% पहुंच गया है। और उसके बाद प्रोफेसर जो है अरुण कुमार और जेएनयू के दूसरे प्रोफेसर ने, और अब तो सारे अर्थशास्त्री मानते हैं कि 50% ब्लैक मनी हमारी जीडीपी का। 95-96 में ये 50% पहुंच चुका था। अब कह रहे हैं ये 50% तो सभी मान रहे हैं। अभी पिछले दिनों आईआईएम अहमदाबाद के प्रोफेसर वैद्यनाथन ने स्टडी की तो कहा हर वर्ष करीब 10 लाख करोड़ रुपए ब्लैक मनी जनरेट होता है। 1 लाख करोड़ रुपए तो छोटी मोटी रिश्वतों से, फिर करीब 3 से 4 लाख करोड़ रुपए की टैक्स की चोरी और 3 से 4 लाख करोड़ रुपए के घोटाले। मैं तो कहता हूं ये ज्यादा हो रहे हैं। अभी घोटालों के ऊपर ठीक से काम नहीं हो रहा है। मींस जो लूट रहे हैं उसके ऊपर ठीक से कोई जो है एजेंसियां जो काम कर रहे हैं वो भी, उनकी भी एक लिमिटेशन है, क्योंकि सबके पैर कतर रखे हैं इन्होंने। चाहे वो कैग हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो सीवीसी हो, चाहे चुनाव आयोग हो, चारों तरफ से लोकपाल तो बना ही नहीं। जो बनी हुई 4 संस्थाएं हैं, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सीबीआई,